सोचो तुम एक डिटेक्टिव हो और तुम्हें भेजा जाता है एक ऐसे आइलैंड पर जो चारों तरफ से खतरनाक, ठंडी और उग्र समुद्र की लहरों से घिरा हुआ है। यहाँ आम लोग तो क्या, पुलिस वाले भी बार बार आना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस आइलैंड पर बना है एशक्लिफ हॉस्पिटल, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ सबसे खतरनाक मानसिक मरीजों को रखा जाता है, मर्डरर्स, साइकोपैथ और ऐसे लोग जिनसे समाज को खतरा है। इस जगह के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं और ऊपर कांटेदार तार, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा ताला है डर। तुम्हें एक केस सॉल्व करना है। एक औरत, रैचल सोलांडो, अपने लॉक रूम से अचानक गायब हो जाती है। कमरा अंदर से लॉक था, खिड़की पर मोटी सलाखें थी, गार्ड बाहर खड़े थे, फिर भी वो ऐसे गायब हो गई जैसे हवा में उड़ गई हो। और यही से कहानी शुरू होती है। साल है 1954। ठंडी हवा चल रही है, आसमान में काले बादल हैं। बड़ी सी फेरी बोट आइलैंड की तरफ बढ़ रही है। बोट पर खड़ा है मार्शल टेडी डेनियल्स और उसके साथ है उसका नया पार्टनर। आइलैंड पर पहुंचते ही उनका स्वागत हथियारबंद गार्ड्स करते हैं। वार्डन बड़े ठंडे अंदाज में बताता है कि ये कोई आम अस्पताल नहीं है, यहाँ लाए गए लोग असल में बेहद खतरनाक अपराधी हैं। इसी वजह से जगह को 3 हिस्सों में बांटा गया है। विंग अब पुरुष मरीजों के लिए, विंग भी महिलाओं के लिए और सबसे सख्त सुरक्षा वाले विंग सी में बंद है वे मरीज जो कातिल और पागलपन की हद तक खतरनाक है। डॉक्टर कॉली, यहाँ के हेड डॉक्टर, उनसे मिलते हैं। वो बताते हैं कि रैचल एक साइकोपैथिक मरीज है जिसने अपने 3 बच्चों को मार दिया था और फिर ऐसे जी रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अब वो बिना किसी निशान के गायब है। ये सुनकर टेडी और चक की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। जांच शुरू होती है। टेडी और चक रैचल के कमरे में जाते हैं। बिस्तर सही सलामत है, कपड़े वही पड़े हैं, लेकिन एक चीज अजीब है। बिस्तर के नीचे से एक मुड़ा हुआ कागज निकलता है जिस पर लिखा है द लॉ ऑफ 4 हुए 67। ये लाइन दिमाग में बैठ जाती है। इसका मतलब क्या है? 4 का कानून, 67वां कौन? गार्ड से पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ के दौरान टेडी देखता है कि एक नाइट शिफ्ट वाला लड़का नजरें चुराने लगता है। वो तुरंत पूछता है कि मरीज ने गायब होने से पहले कुछ अजीब किया था या किसी से मिली थी। तभी एक नर्स बताती है कि उसी रात उसकी डॉक्टर शिहान इसके कमरे में ट्रीटमेंट प्लान पर चर्चा की थी। टेडी मांग करता है कि उसे डॉक्टर से मिलना ही होगा, लेकिन डॉक्टर कॉली बताते हैं कि वो छुट्टियों पर गई है। फोन करने की कोशिश होती है, मगर तूफान की वजह से सारी लाइनें कट चुकी हैं। इसके बाद टेडी और चक डॉक्टर के घर पहुंचते हैं, जो इतनी दूर दराज के आइलैंड पर होने के बावजूद बहुत भव्य लगता है। वहां उनकी मुलाकात डॉक्टर नेहरिंग से होती है। टेडी सभी मरीजों की निजी फाइलें मांगता है, लेकिन डॉक्टर नेहरिंग साफ कह देते हैं कि ये नामुमकिन है। इस पर टेडी गुस्से में आ जाता है और धमकी देता है कि वे सुबह की फेरी से आइलैंड छोड़ देंगे। उस रात टेडी को अपनी पत्नी का सपना आता है। सपने में उसकी पत्नी कहती है रेचल अभी यहीं है, वो कभी गई नहीं, और फिर धीरे से जोड़ती है तुम्हें एंड्रयू लेडिस को ढूंढना होगा। टेडी इस सपना से बहुत झटके में उठता है। तूफान की वजह से वे आइलैंड छोड़ नहीं सकते, इसलिए टेडी अपनी जांच जारी रखता है। उस सुबह टेडी डॉक्टर कॉले से मिलता है और ध्यान देता है कि डॉक्टर रेचल को था कहकर जिक्र कर रहे हैं। टेडी सवाल करता, आपने रेचल को भूतकाल में क्यों बताया, जैसे वो अब जीवित नहीं है? डॉक्टर कॉले जवाब देते हैं, इस मौसम को देखो। टेडी मरीजों से पूछताछ शुरू करता है। टेडी और चक वाड़े की एक महिला मरीज के पास बैठते हैं। मरीज शांत है, लगभग बहुत ज्यादा शांत। उसके जवाब ऐसे लगते हैं जैसे उसने पहले से किसी ने उसे बोलने को कहा हो। टेडी उससे सवाल पूछता है, लेकिन सीधे जवाब देने की बजाय वो चक की ओर घबराते हुए देखती है। फिर वो एक गिलास पानी मांगती है। जब चक उसे पानी दे रहा होता है तो वो इस मौके का फायदा उठाकर टेडी को हाथ से एक छिपा संदेश भेज देती है। पूरा ये आदान प्रदान टेडी को बेचैन कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि मरीज कुछ चेतावनी देना चाह रही थी, लेकिन खुलकर नहीं बोल पा रही। उसके बाद टेडी ने उस औरत से पूछा, तुम्हें कोई एंड्रयू लेडिस नाम का बंदा पता है क्या? ये सुनते ही वो डर गई, बोली, नहीं, कभी सुना ही नहीं, और फिर वहां से चली गई। टेडी ये सोचकर असहज हो गया कि ये सब नकली है। वो बस वही कह रही थी जो उसे बताया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टाफ कर रहा था। इसके बाद टेडी और चक कब्रिस्तान में पहुंचे। चलते हुए टेडी ने कहा कि एंड्रयू लेडिस वही इंसान है जिसने मेरा अपार्टमेंट जलाया और मेरी पत्नी को मार डाला। एक स्कूल में आग लगाने के बाद उसे यहाँ एशक्लिफ भेज दिया गया। अब मुझे उसे ढूंढना है। इसी दौरान टेडी अपनी नोटबुक खोलकर चक को वो पन्ना दिखाता है जिस पर उस औरत ने लिखा था, और वो बस एक ही शब्द था, रन, भागो। इसके बाद अस्पताल लौटते हैं। अस्पताल का स्टाफ उन्हें नए कपड़े बदलने के लिए देता है और साथ में 2 पैक सिगरेट भी। तैयार होकर वे कमरे में जाते हैं जहां डॉक्टर कॉली और अन्य डॉक्टर तूफान के बारे में बैठक कर रहे होते हैं। बैठक के दौरान टेडी हस्तक्षेप करता है
वो कहता है, डॉक्टर कॉली, मुझे कुछ पूछना है। अस्पताल में 67वें मरीज का कौन है? क्योंकि वहाँ केवल 66 मरीज मौजूद है। वो सीधे डॉक्टर कॉली का सामना करता है। कॉली जवाब देते हैं, हमारे पास कोई 67 नंबर का मरीज नहीं है और हमारे पास अच्छी खबर है, रेचल सोलांडो मिल गई है। कमरे में रेचल पहले सामान्य दिखाई देती है। वो बैठी होती है, शांत रहती है और टेडी से साधारण बातें करती है। लेकिन अचानक रेचल का व्यवहार बदल जाता है। वो बेचैन हो जाती है। अचानक कुछ ऐसा बोलती है, मैंने तुम्हें दफन किया और तुम्हारा ताबूत समुद्र में फेंक दिया था। तुम्हारे मांस के टुकड़े शार्क ने खा लिए थे। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। उसके बाद वे डॉक्टर कॉली के ऑफिस गए। टेडी को जाते ही चक्कर आने लगते हैं। डॉक्टर कॉली उसे देखकर तुरंत दवा देने की पेशकश करते हैं। टेडी शुरुआत में दवा लेने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर कॉली कहते हैं, ये दवा आपकी मदद करेगी, बस इसे ले लीजिए। टेडी हिचकिचाता है, फिर डॉक्टर कॉली की बात मानकर दवा ले लेता है। दवा लेने के बाद टेडी धीरे धीरे थकान महसूस करता है और सोने लगता है। नींद में उसे अजीब सपने और एंड्रयू लेडिस दिखाई देता है। आशक्लिफ की अजीब और डरावनी झलकियां। टेडी देखता है कि रेचल का शरीर और एक छोटी लड़की उसे घूर रही है। अगली सुबह टेडी जागता है। चक उसे सिगरेट देता है और बताता है, कल रात की तूफान ने सिक्योरिटी फेल कर दिया और पूरा माहौल भगदड़ का है। बाहर निकलते निकलते टेडी कहता है, वे सबसे खतरनाक मरीज विंग सी में रखते हैं। शायद मुझे वहाँ एंड्रू लेडीज मिल जाए और शायद मैं इस जगह का पर्दाफाश कर सकता हूँ। वे दोनों विंग सी के अंदर चले जाते हैं। अंधेरा, चिल्लाते मरीज और लोहे की सलाखों के पीछे बैठे लोग जिनकी आंखों में सिर्फ पागलपन है। सी विंग में टेडी की मुलाकात जॉर्ज नॉयस नाम के कैदी से होती है, जो बुरी तरह पिटा हुआ और घायल होता है। टेडी पूछता है, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? जॉर्ज जवाब देता है, तुमने किया। फिर जॉर्ज कहता है, ये सब एक खेल है और ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है। तुम कुछ भी असली जांच नहीं कर रहे हो। वे मुझे लाइट हाउस ले जाएंगे और मेरा दिमाग काट देंगे। उसी दौरान टेडी को अपने भ्रम में डोलोरेस दिखाई देती है। वो कभी उसे प्यार से देखती है, कभी गुस्से से बातें करती है। दूसरी ओर जॉर्ज नॉयस ने देखा कि वो डोलोरेस को हेलुसिनेट कर रहा है। नॉयस ने कहा, तुम्हें उसे छोड़ना होगा, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है, वरना वो तुम्हें मार देगी। टेडी ने जवाब दिया, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। नॉयस ने कहा, तो अब सिर्फ भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद टेडी और चक रॉक पर खड़े हैं। टेडी चक को वो कागज दिखाता है जो आशक्लिफ के 67वें मरीज का सबूत है। ये वही कागज है जिसे डॉक्टर कॉली पहले नकार चुके थे। टेडी चक से कहता है कि वो कागज बाद में देखेगा, पहले उसे लाइट हाउस तक जाना जरूरी है। जॉर्ज नॉयस की बातें सुनकर वो किसी पर विश्वास नहीं करता और चक को भी शक की नजरों से देखता है। अब टेडी का एक ही लक्ष्य है, लाइट हाउस पहुंचना। टेडी लाइट हाउस की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, इसलिए वो वापस लौट आता है। वापस आने पर वो चक को वहाँ नहीं पाता, केवल सिगरेट दिखाई देती है। जब वो चट्टान से नीचे देखता है तो समुद्र की किनारे पर चक का शव पड़ा हुआ है। जैसे ही नीचे की ओर उतरता है, वो चट्टान पर चक का शव नहीं पाता। शायद इसे समुद्र ने बहा दिया था। वो हर तरफ देखता है, लेकिन चक कहीं नहीं दिखता। पत्थरों से चूहे निकलते हुए नजर आते हैं और माहौल और भी डरावना लगता है। किसी आश्रय की तलाश में उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। गुफा के अंदर वो एक व्यक्ति को देखता है। गुफा में खड़ी महिला ने खुद को रेचल बताया, असली रेचल। उसने कहा कि वो पहले अशक्लिफ में डॉक्टर थी, लेकिन बाद में उसे पागल घोषित कर दिया गया क्योंकि वो अस्पताल में हो रहे प्रयोगों से सहमत नहीं थी। उसने बताया कि वहाँ मरीजों के दिमाग पर बहुत ही अमानवीय प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि उन्हें डर, याददाश्त और भावनाओं का एहसास न हो और वे वो काम कर सके जो कोई साधारण इंसान अपने ठीक दिमाग में कभी नहीं करेगा। रेचल ने ये भी कहा कि जैसे नाजी, सोवियत और यहूदी जेलों में बंदियों पर प्रयोग करते थे, वैसे ही वही सब करा जा रहा है। वो कहती है, वे तुम्हें इस आइलैंड से जाने नहीं देंगे। टेडी जवाब देता है, मैं फेडरल मार्शल हूँ, वे मुझे रोक नहीं सकते। फिर वो पूछती है, क्या तुम्हें हाल ही में सिरदर्द महसूस हुआ? रेचल डरकर पूछती है, तुमने कोई दवा नहीं ली? रेचल हैरान होकर पूछती है, हे भगवान, कम से कम तुम अपनी सिगरेट तो खुद की ही पी रहे हो, है ना? नहीं, रेचल कहती है, नारकोटिक का असर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने में 36 से 48 घंटे लगते हैं। पहले पैरालिसिस हाथ की उंगलियों में और फिर पूरे हाथ में आता है। टेडी पूछता है, मुझे बस बता दो, लाइट हाउस में क्या होता है? रेचल कहती है, लोगों को भूत जैसा बनाने के लिए ब्रेन सर्जरी की जाती है। टेडी हताश चेहरे के साथ पूछता है, इस बारे में कौन जानता है? रेचल जवाब देती है, सब। अगले दिन टेडी जागता है और रैचेल से कहता कि वो उसके लिए वापस आएगा, लेकिन रैचेल जवाब देती है कि वो यहाँ नहीं रहेगी और रोज अपना स्थान बदलती रहती है। टेडी पूछता है कि क्या उसने उसका दोस्त चक देखा जो कल वहाँ था, लेकिन रैचेल कहती है, टेडी, तुम्हारे यहाँ कोई दोस्त नहीं है। ये सुनने के बाद टेडी कंफ्यूज हो जाता है।
और गुफा छोड़कर अस्पताल की ओर चला जाता है। वहां वो डॉक्टर कॉली से सामना करता है और अपने साथी के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर कॉली हंसते हुए कहता है कि उसका कोई साथी नहीं है और वो अकेले ही इस द्वीप पर आया था। पीछे खड़ी महिला हंसती है और ये संवाद टेडी की मानसिक उलझन को और गहरा कर देता है। टेडी अब द्वीप से भागने की कोशिश करता है। वो बोट की ओर जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक डॉक्टर मिल जाता है। डॉक्टर पूछता है, मार्शल, तुम कहाँ जा रहे हो? टेडी जवाब देता है, बोट की तरफ। डॉक्टर कहता है, लेकिन बोट जाने का रास्ता तुम्हारे पीछे है। डॉक्टर टेडी के पास आता है और सिरिंज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन टेडी तेजी से उसका हाथ पकड़ता है और डॉक्टर के कंधे में सिरिंज लगाता है। इसके बाद टेडी बाहर निकलता है और एक कार देखता है। वो ध्यान भटकाने के लिए कार में आग लगाता है, लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी दिखाई देती है। उसकी पत्नी पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? टेडी जवाब देता है, अगर वे दुनिया को यकीन दिला दे कि चक मर गया है तो वो उनके प्रयोग के लिए परफेक्ट है। और वो लाइट हाउस की तरफ देखता है। उसकी पत्नी चेतावनी देती है, अगर तुम लाइट हाउस में गए तो तुम मर जाओगे। टेडी कहता है, मेरे पार्टनर को अगर उन्होंने पकड़ा और चोट पहुंचाई तो मुझे उसे बचाना होगा। मैं किसी और को खो नहीं सकता। वो आग लगाता है और दौड़ते हुए एक छोटी लड़की को देखता है जो उसकी पत्नी का हाथ पकड़ रही है। धमाके के समय सभी का ध्यान भटक जाता है और यही अवसर टेडी को लाइट हाउस की ओर भागने का मौका देता है। तूफान के बीच गार्ड्स के बीच से निकलकर चट्टानों पर चढ़ते हुए वो आखिरकार पहुंच ही जाता है। कुर्सी के पास बैठा है डॉक्टर जॉन काउली। उसकी शक्ल पर कोई तनाव नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति है। टेडी अपनी पिस्तौल ताने हुए कहता है, ये सब खेल बंद करो, मुझे सच पता करना ही होगा। काउली बहुत शांत स्वर में जवाब देता है, सच टेडी, या वो सच जो तुम्हें सुनना अच्छा लगता है? टेडी भौचक्का रह जाता है। काउली एक फाइल खोलता है जिसमें पुराने फोटो और रिपोर्ट्स हैं। वो एक तस्वीर उठाकर टेडी के सामने करता है। काउली धीरे धीरे खड़ा होता है और सर्जिकल टेबल की ओर इशारा करते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम टेडी डेनियल्स नहीं है, तुम्हारा असली नाम एंड्रयू लेडिस है। टेडी हंस पड़ता है, गुस्से और पागलपन के बीच की हंसी। ये सब झूठ है। डॉक्टर कहते हैं, तुम यहाँ सच जानने आए थे और ये रहा सच। तुम्हारा नाम एंड्रयू लेडिस है। तुम ही हो एशक्लिफे के 67वें मरीज। तुम 2 साल से यहाँ इस एशक्लिफ अस्पताल में हमारे मरीज हो और हम लगातार तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। तुम्हें कोर्ट के आदेश से यहाँ भेजा गया था। तुम्हारा अपराध इतना भयानक था कि तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाए, इसलिए तुमने एक दूसरी पहचान बना ली जिसमें तुम कातिल नहीं बल्कि एक फेडरल मार्शल हो। फिर चक कमरे में प्रवेश करता है और कहता है, मैं चक नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुख्य मनोचिकित्सक डॉक्टर शीहन हूँ और मैं तुम्हारा इलाज पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। टेडी ने जल्दी से डॉक्टर की बंदूक छीन ली और धमकी दी कि वो गोली चला देगा, लेकिन वो बंदूक असली नहीं थी, वो तो खिलौना निकली। फिर डॉक्टर ने उसे उसकी पत्नी और बच्चों की तस्वीरें दिखाई। छोटी बच्ची की तस्वीर देखते ही टेडी को अपना अतीत याद आ गया। एंड्रयू की पत्नी डोलोरेस मानसिक रूप से अस्थिर थी, अंदर से टूटी हुई, भ्रमों में जीती हुई। एक दिन उसने अपने 3 बच्चों को घर के पिछवाड़े की झील में डुबोकर मार दिया। एंड्रयू घर लौटा, बच्चों की लाशें देखी और गुस्से में अपनी पत्नी को गोली मार दी। उस सदमे से एंड्रयू की आत्मा टूट गई। उसने एक नई पहचान गढ़ी, मार्शल टेडी डेनियल्स। इस नई जिंदगी में वो खुद को हीरो समझता था जो अपराधियों और रहस्यों को उजागर करता है। उसके बाद टेडी बेहोश हो गया। अगले दिन टेडी जागता है। कमरे में डॉक्टर और पुलिस मौजूद है उसका इलाज देखने के लिए। डॉक्टर पूछते हैं कि रेचल कौन है। टेडी बताता है कि रेचल लेडिस उसकी बेटी है। वो यहाँ क्यों है? टेडी कबूल करता है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि उसने उनके बच्चों को मार डाला था। जब डॉक्टर पूछते हैं कि टेडी डेनियल्स और रेचल सोर्नाल्डो कौन है, वो बताता है कि वे कभी अस्तित्व में नहीं थे। उसने उन्हें अपने अपराध और बच्चों की मौत का बोझ संभालने के लिए बनाया था। उसने अपनी पत्नी की मदद नहीं की और इसके कारण उनके बच्चों की मौत हो गई और वो अपने बच्चों की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है। डॉक्टर बताते हैं कि 9 महीने पहले उन्हें सफलता मिली थी और उन्होंने एंड्रयू को उसकी वास्तविकता दिखाई थी और इसके बाद वो पीछे लौट गया जैसे कोई टेप बार बार चल रहा होता है। तुम भी बार बार रीसेट होते रहते हो। उन्होंने कहा कि इस बार वे उम्मीद करते हैं कि इस रोल प्ले के माध्यम से वो उस चक्र को रोक पाएंगे। अगले दिन सुबह धूप खिली है। एंड्रयू सीढ़ियों पर बैठा है, पास में डॉक्टर शीहान। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, चक, अब अगला कदम क्या है? शीहान का चेहरा गिर जाता है। वो समझ जाता है कि एंड्रयू फिर से अपनी कल्पना में लौट चुका है। इसका मतलब है इलाज असफल। अब बस एक ही रास्ता बचा है, लोबोटोमी। एंड्रयू डॉक्टर से पूछता है, कौन सा बुरा होगा, एक राक्षस के रूप में जीना या एक अच्छे इंसान के रूप में मरना? इसके बाद वो खड़ा होता है और चल देता है और चलते हुए डॉक्टर कॉली की ओर एक आखिरी नजर डालता है, जैसे वो उन्हें धन्यवाद कह रहा हो। अस्पताल का स्टाफ और पुलिस वहाँ मौजूद है जो उन्हें लोबोटोमी के लिए ले जाने वाले हैं और यहीं पर कहानी खत्म होती है।